Hello everyone, welcome back to another video for CSIR NET Life Science Exam। पर्टिकुलर सीरीज़ को चलाते हुए हम यूनिट 10 को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है हमें इकोलॉजी और जो एनवायरमेंटल कंसेप्ट्स हैं उनको हमें डिस्कस किया था, जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, जिसके अंदर जो है मैंने इंट्रोडक्शन की बात करी है, हैबिटेट और नीश कंसेप्ट क्या होती हैं इकोलॉजी में उनकी बात करी है। नेक्स्ट हम एक बड़े टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज़ पॉपुलेशन इकोलॉजी। उससे पहले हमें एक और कंसेप्ट जो है इकोलॉजी का वो पता होना चाहिए, दैट इज़ द रोल ऑफ एबायोटिक एंड द बायोटिक फैक्टर्स इन इकोलॉजी। और इकोलॉजी हम कहते कैसे हैं, दैट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक फैक्टर्स इज़ नॉन एज द इकोलॉजी। तो आज इन फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे जो है प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर जो है ये अपना इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। एज यू कैन सी, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सनलाइट है, वाटर है, एयर है, ओके, और आल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, जो कि अपना एक रोल प्ले करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इकोलॉजी के अंदर जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो है हमारे एबायोटिक फैक्टर्स की स्टार्टिंग जो हमारी आती है, दैट इज़ एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो आपकी कैटेगरी है वो आती है आपकी क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स होंगे। एक फैक्टर्स आपके कहलाएंगे टोपोग्राफिक फैक्टर्स एंड द लास्ट वन इज़ द एडेफिक फैक्टर्स, जो कि सोइल से रिलेटेड होंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हमें लाइट का रोल देखना है, टेम्परेचर का देखना है, रेनफॉल का क्या इफेक्ट है, या फिर हम कहीं वाटर का क्या इफेक्ट है, एटमॉस्फेयर दैट इज़ गैसेज जो है उनका क्या रोल है, विंड हो गई, फायर हो गई, ये सारे फैक्टर्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से लाइट, टेम्परेचर और जो रेनफॉल है वो आपके मेजर जो फैक्टर्स हैं उनकी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर्स, जिसके जैसे कि लेआउट ऑफ द लैंड है, लैटिट्यूड का क्या रोल है, एल्टीट्यूड का क्या रोल है, माउंटेन की डायरेक्शंस जो है उसका क्या असर पड़ता है, और माउंटेन का जो स्लोप होता है उसका भी क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। और एडेफिक फैक्टर्स में हम सोयल के पार्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी साइज, उनकी पीएच और न्यूट्रिएंट कंटेंट कैसा है, वो सारे फैक्टर्स जो है उनकी हम डिटेल में डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। वन बाय वन अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारी आ जाती है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज़ द लाइट। अब लाइट की अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन के फॉर्म में, तो लाइट एक्चुअली है क्या, तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हम अगर कहें कि अल्टीमेट सोर्स क्या है लाइट का, सो वी कैन से सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। अब लाइट के बेसिस पे प्लांट्स को जो है वो अलग अलग कैटेगरी में जो है वो डिवाइड किया गया है। ऐसे प्लांट्स जो कि सन लविंग होते हैं उन्हें हेलियोफाइट्स कहा जाता है, और ऐसे प्लांट्स जो कि शेड लविंग होते हैं, ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ लाइट जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाते, उन्हें जो है वो स्कियोफाइट्स जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी हम बात करते हैं कि द रोल ऑफ लाइट, की लाइट जो है क्या इफ़ेक्ट जो है वो डालती है प्लांट्स के अंदर। तो उसमें जो है सबसे पहले हमारी बात आती है कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो लाइट के बिना नहीं पॉसिबल है। देन सेकंड इज द पिगमेंटेशन। ठीक है, पिगमेंटेशन का जो रोल है वो जो प्लांट्स के अंदर है वो भी क्या होता है, लाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। देन द नेक्स्ट जो हमारा आता है, दैट इज़ द रोल ऑफ पिगमेंटेशन, दैट इज़ प्लांट्स के अंदर लाइट के कारण जो है वो क्लोरोप्लास्ट की पोजीशन जो है वो कैसी रहने वाली है, क्लोरोफिल का अमाउंट जो है वो कितना रहने वाला है, वो सारी चीज़ें जो है इस पर्टिकुलर फैक्टर पर डिपेंड करती है। आपकी स्ट्रोमेटल ओपनिंग जो है वो इसी लाइट के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ लाइट। अलॉन्ग विद दैट अगर हम और प्रोसेस की बात करें, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोसेस फोटोमॉर्फोजेनेसिस, जिसके अंदर जो है हम फोटोट्रॉपिज्म के कंसेप्ट को पढ़ेंगे, फोटो पीरियोडिज्म को पढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सारी डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो होती है और डिपेंड रहती है लाइट के ऊपर ही। अलॉन्ग विद दैट अगर कुछ मल्टीपल प्रोसेस की मैं बात करूँ, जैसे कि ट्रांसपीरेशन जो है उसमें भी जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है वो किसका होता है, वो लाइट का ही रहता है। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं बात करूँ, सो
हार्मोन का जो प्रोडक्शन है, डिफरेंट हार्मोन्स जो होते हैं, प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं, उनके अंदर भी जो रोल है वो किसका होता है, लाइट का रोल जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। अगर हम बात करें एनिमल्स के केस की, कि एनिमल्स के ऊपर जो है वो क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलता है लाइट का, सो एनिमल्स के ऊपर भी जो है वही लगभग सेम इफ़ेक्ट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, सो रिप्रोडक्शन के केसेस में जो है वो लाइट का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशली जो है आपके जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर लाइट जो होती है बेसिकली क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करती है। एज ए रिजल्ट रिप्रोडक्शन में उनका जो है इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। विजन की हम बात करें तो लाइट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई की साइज़ जो है वो भी जो है विजन से रिलेटेड कंसेप्ट है, वो इसी पे डिपेंड करती है। वेरियस पिगमेंट्स जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, मेलानिन फॉर एग्जांपल, सो वो जो है वो किससे रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड ही कंसेप्ट है। और अगर मैं बात करूं बायोलॉजिकल क्लॉक की, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो कि फैक्टर है एक पर्टिकुलर एनिमल की जो है लाइफ के अंदर, वो भी लाइट के ऊपर ही डिपेंड करती है। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं बात करूं, अनदर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दैट इज़ मूवमेंट इन केस ऑफ एनिमल्स। और मूवमेंट भी किस में, जो हमारे लोअर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो मूवमेंट देखने को मिलता है वो लाइट के रिस्पॉन्स में ही देखने को मिलता है, जिसे कि फोटोटैक्सिस कहा जाता है। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल साल्मन फिश है तो उसके अंदर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है सिनेरियो देखने को मिलता है। ये सारी हमारी बात हो चुकी है दैट इज़ रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द एनिमल्स। अब एनिमल्स के साथ अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पर्टिकुलर पॉन्ड और अ लेक वी कैन सी, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो क्या होता है, अलग अलग लेयर्स जो है वो प्रेजेंट रहती हैं डिपेंडिंग अपॉन द लाइट। क्या होता है यहाँ पर जो साइज़ होती है वो जो होती है एनिमल्स की, वो नॉर्मल साइज़ होती है, नॉर्मल फंक्शनिंग होती है। एंड एट द मिडल उनकी जो वो होगी साइज़ जो कि वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज पाई जाएगी। एंड एट लास्ट जो आपका डीप सी या फिर जो डीप लेक वाला एरिया है वहाँ पर आपको स्मॉल साइज़ जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है दैट इज़ रिलेटेड टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है अनदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, सो टेम्परेचर अगेन इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि किसी भी एनिमल की सेल को और प्रोटोप्लाज्म को इफेक्ट करने का काम करता है। एंड प्लांट्स आल्सो अलॉन्ग विद दैट गैमेटोजेनेसिस में भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल जो है वो देखने को मिलता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिनेरियो अगर प्लांट्स की हम बात करें, सो प्लांट्स के अंदर जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम, ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का काम, कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि प्लांट उससे सर्वाइव ना कर पाए, और अगर बहुत कम भी होगा तो भी सर्वाइव ना कर पाए। रिप्रोडक्शन की जो प्रोसीजर है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो है टेम्परेचर अफेक्ट करता है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स को, ओके। और अगर हम बात करें दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी जो है टेम्परेचर से कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट की, दैट इज़ एनिमल्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो जो है टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट टेम्परेचर से अफेक्ट रहती है। उनका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द अर्थ जो है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही जो है वो रहता है। और रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है दैट इज़ ऑफ गैमेटोजेनेसिस, वो भी टेम्परेचर से अफेक्ट रहती है। इसी के अंदर जो है टेम्परेचर से रिलेटेड ही हमारा एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। एक्टोथर्म्स और एंडोथर्म्स को हम डिटेल में जो है लेटर ऑन जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ जो हमें बात करनी है वो एक सिंपल ओवरव्यू लेना है, दैट इज़ इन्हें जो है वो हेट्रोथर्म्स कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं वो एक्टोथर्म्स ही होते हैं, ओके। जैसे कि एग्जांपल है वॉल, लिजार्ड, हमिंग बर्ड्स, इन्हें पोइकिलोथर्म्स भी कहा जाता है। और ये दो तरीके की प्रोसेसेस जो हैं जनरली उनमें जाते हैं। फर्स्ट इज़ द एस्टिवेशन जिसे कि समर स्लीप कहा जाता है, और एक होता है हाइबरनेशन जिसे कि विंटर स्लीप कहा जाता है। पोल्स के ऊपर जो है ये जनरली absent होते हैं, और इक्वेटर के ऊपर जो है इनके प्रेजेंस जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनदर जो है एग्जांपल दैट इज़ द एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स जो है जनरली मैमल्स और बर्ड्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स इसकी कैटेगरी में आते हैं। इन्हें होम्योथर्म्स कहा जाता है कि डिस्पाइट एक्सटर्नल सराउंडिंग में टेम्परेचर कितना भी हो, स्टिल इनका जो बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, वो अफेक्ट नहीं हो पाता। तो ये जो है वो एंडोथर्म्स की जो है कैटेगरी जो है वो आपको देखने को मिलती है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम।
दिस इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ जो है यहाँ पर आपका एक एम्बियंट टेम्परेचर जो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर है, और एक बॉडी टेम्परेचर जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का होता है. सो एज वी कैन सी इन केस ए और बी, टर्टल के केस में अगर आप देख पा रहे हैं, सो यहाँ जैसे जैसे सराउंडिंग का एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे क्या है कि उसका बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है. डिस्पाइट दैट इन केस ऑफ डियर जो है वो क्या है, सिमिलर जो है एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में जो है सेम जो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो है वो देखने को मिल रहा है. किसी भी तरीके का कोई फ्लक्चुएशन जो है वो यहाँ आपको देखने को नहीं मिल रहा है. सो दिस इज़ द मेन केस ऑफ एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स. पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इस कंसेप्ट को जो है वो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज़ द अनदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कि आता है, एक आता है आपका वॉन्ट ऑफ रूल, जो कि रिलेटेड है एक्टोथर्म से, ओके, एंडोथर्म से, उस टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसको जो है हम डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर, दैट इज़ द रेनफॉल और द रोल ऑफ वाटर जनरली, कि पानी का जो है वो क्या रोल होता है. रेनफॉल की अगर मैं बात करूं, सो रेनफॉल जो है वो अफेक्ट करती है किसी भी पर्टिकुलर एनिमल को और प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन को ओवर द अर्थ. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है वो ज़्यादा डाइवर्सिटी, आपको ज़्यादा प्लांट्स देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल. सीजनल रेनफॉल जो है वो आपको ग्रासलैंड्स में देखने को मिलती है जो कि समर में होती है, और सबसे लीस्ट रेनफॉल आपको डेजर्ट्स में देखने को मिलती है. अप्रॉक्स 50 सेंटीमीटर आपको रेनफॉल वहाँ देखने को मिलेगी. ऐसे प्लांट्स जो कि एक्वेटिक होते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है. ऐसे प्लांट्स जो कि टेरेस्ट्रियल नेचर के होते हैं उन्हें मीजोफाइट्स कहा जाता है. एंड एट लास्ट प्लांट्स जो कि डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उन्हें जीरोफाइट्स कहा जाता है. सिमिलर पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है एनिमल्स के केस में. एक्वेटिक एनिमल्स को हाइड्रोकोल्स कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को मीजोकोल्स, एंड डेजर्ट एनिमल्स को जीरोकोल्स, एंड सो ऑन. सो प्रेसिपिटेशन जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल करती है, प्ले करती है किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के अंदर, जो है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर. नेक्स्ट हमारा आ जाता है द रोल ऑफ फायर. फायर का रोल क्या है? फायर जनरली रिस्पॉन्सिबल होती है कि ग्रासेस जो होते हैं ग्रासलैंड्स में उनके डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. पीरियोडिक फायर इवेंट्स जो होती हैं वो क्या करती है, वो ट्रीज़ को रिमूव करने का काम करती हैं. एज अ रिजल्ट वहाँ पर जो है सिर्फ ग्रासेस जो है वो आपको देखने को मिलती हैं. दिस इज़ द अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर. नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है दैट इज़ द टोपोग्राफिक फैक्टर्स. टोपोग्राफिक फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी एक पर्टिकुलर लैंड के लेआउट से रिलेटेड होते हैं. दैट इज़ माउंटेनियस एरिया है, प्लेन्स है. जैसे कि अगर मैं बात करूं लैटिट्यूड की, सो लैटिट्यूड जनरली टर्म रेफर होता है दैट इज़ फ्रॉम मोमेंट ऑफ इक्वेटर टू पोल्स. पोल्स, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाना जो है वो लैटिट्यूड कहलाता है. यहाँ पर सिचुएशन जो आपको देखने को मिलती है वो है कि टेम्परेचर में आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा. सिमिलरली एल्टीट्यूड को हम क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड जनरली मीन्स मूवमेंट फ्रॉम सी लेवल टू हाइट, दैट इज़ माउंटेन्स की तरफ चलना, तो उसे हम एल्टीट्यूड कहेंगे. टेम्परेचर यहाँ भी डिक्रीज होता है. कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि लैटिट्यूड या एल्टीट्यूड में चेंज अगर होगा तो आपको सेम ही इफेक्ट देखने को मिलेगा, डिफरेंट जो है इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा. सो दिस इज़ द केस इन रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड. अब हम बात करने वाले हैं दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स, अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, अनदर इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर. देखिए नेचर के अंदर माउंटेन्स की पोजीशन आपको ऐसी ऐसी जगह देखने को मिलेगी. जनरली एक साइड आपका माउंटेन होगा और एक साइड जो है वो आपका क्या होगा, ओशियन होगा. कोई वाटर बॉडीज जो है वो प्रेजेंट होगी. सो जैसे ही वाटर बॉडी प्रेजेंट होगी, नॉर्मल सी बात है कि एज अ रिजल्ट इवेपोरेशन के कारण जो है वो क्या होगा, इवेपोरेशन के कारण जो है आपको क्लाउड्स जो है वो देखने को मिलेंगे. और क्लाउड्स के साथ साथ जो है वो क्या होगा कि रेनफॉल भी आपको देखने को मिलेगी. सो क्लाउड्स और रेनफॉल जो है उनका एक कंटिन्यूस इफेक्ट है वो यहाँ आपको देखने को, कनेक्शन जो है. सो ऑब्वियसली अब जैसा कि हम बात कर सकते हैं कि नेचर में माउंटेन्स जो है उसके पास आपको ओशन देखने को मिलेंगे. एज अ रिजल्ट ओशन से इवेपोरेट होकर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, और जिस साइड क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, जिस साइड रेनफॉल होती है, उसे विंड वार्ड साइड कहा जाता है. और उसी साइड में क्या होगा, रेनफॉल ज़्यादा होगी. एज अ रिजल्ट वहाँ का टेम्परेचर जो है वो कम होगा और वहाँ डाइवर्सिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी. और उसी साइड का अपोजिट साइड जो होता है, जैसे कि ली
वार्ड साइड कहा जाता है जहाँ पर आपके मोस्टली जो है डेजर्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर रेनफॉल कम होगी, ओके, टेम्परेचर ज़्यादा होगा और डाइवर्सिटी वहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगी। सो ये जो है माउंटेन्स की जो डायरेक्शन होती है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक की, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ पर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द स्लोप ऑफ द माउंटेन। माउंटेन का जो है स्लोप है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक स्लोप को जो है वो कहा जाता है द स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप कहा जाएगा, और जो सेकंड वन जो है वो आपका होगा द स्लो स्लोप। तो जहाँ पर आपका स्टीप स्लोप है यहाँ पर क्या होता है, जनरली जो है वो जिरिक कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं, ड्राई कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर जो है आपको थोड़ी मीजिक कंडीशंस जो है वो देखने को मिलेंगी। रेन वाटर की, रेनफॉल की जो प्रेजेंस है आपको इस साइड जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडेफिक फैक्टर्स की, जो कि हमारे सोयल के फैक्टर्स हैं, उन्हें जो है एडेफिक फैक्टर्स कहा जाता है। सो ये भी जो है वेजिटेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला पार्टिकल साइज का जो फैक्टर है वो आ जाता है कि कुछ सोइल्स ऐसी होती हैं जिनकी पार्टिकल साइज काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती हैं, दैट इज़ जो हमारी ग्रेवल है, सैंड है, ओके। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो फैक्टर जो इनको अफेक्ट करता है वो है कि इनके अंदर जो है वो पोरोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, पोरोसिटी इज़ मोर। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो इनके अंदर है वो क्या होगी, वो कम होगी। एज अ रिजल्ट पार्टिकल साइज बड़ा होने के कारण एरेशन की जो प्रॉपर्टी इनके अंदर है वो ज़्यादा होगी, ओके। सो दिस पार्टिकुलर सोयल जो है वो आपकी लार्ज पार्टिकल साइज बाजी हो जाएगी, लीस्ट फेवरेबल होती है ये प्लांट्स के लिए, और इनकी जो साइज़ होती है वो लार्ज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिल्ट की, जो कि मॉडरेट पार्टिकल साइज जिसकी होती है। यहाँ पर पोरोसिटी मॉडरेट होगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो मॉडरेट होगी, और अनदर फैक्टर जो कि हमारा है दैट इज़ द एरेशन जो है यहाँ पर जो है वो मॉडरेट होगा। सिल्ट इसका एग्जाम्पल है, गुड टाइप की सोयल हम इसे कह सकते हैं। सो दैट इज़ द केस ऑफ सिल्ट टाइप ऑफ सोयल। नेक्स्ट हमारा आता है अनदर इम्पोर्टेंट टाइप जो कि आता है क्ले, और क्ले जो है जनरली क्या है, इसमें पार्टिकल साइज जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, पोरोसिटी जो होती है इसकी कम होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी जो है वो कम होती है, एंड एज अ रिज़ल्ट जो है वो क्या है, ये जो एरेशन जो है यहाँ पर आपको कम देखने को मिलता है। क्ले के अंदर जो है पार्टिकल साइज जो है वो स्मॉल आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच की। सोयल की जो पीएच होती है वो भी जो है अफेक्ट करती है प्लांट्स और एनिमल्स के जो है वो डेवलपमेंट को। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ एसिडिक पीएच की, तो एसिडिक पीएच के अंदर क्या होता है, जनरली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स की जो सोल्यूबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, और माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर आपको कम देखने को मिलती है, और ये प्लांट्स के लिए ये सोइल जो है वो अच्छी नहीं रहती। हाईली एसिडिक जो है उसे हम 1 से 2 पीएच के बीच में जो सोइल होती है उससे कहते हैं। सेकंड हमारी आ जाती है मॉडरेटली एसिडिक या बेसिक सोइल जिसे हम कहते हैं। इसका जो पीएच लेवल है जनरली जो है वो 5 से 8 के बीच में जो है वो वेरी करता है। also जो है यहाँ पर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी जो होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एसिडिक सोयल, और साथ ही साथ जो है सोल्यूबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा होगी। आयनिक फॉर्म्स जो है वो प्रेजेंट होती है, माइक्रोबियल जो ग्रोथ है वो भी यहाँ आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगी इन मॉडरेटली सोयल, और ये बेस्ट सोयल होती है फॉर द प्लांट्स। तो बेस्ट सोयल का जो खिताब है वो मॉडरेटली एसिडिक के पास जाता है, और बेसिक सोयल अगेन जो पीएच रेंज है इसकी वो रहती है 10 to 14। हाईली बेसिक सोयल होती हैं, अगेन आपकी जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी होगी वो कम होगी, न्यूट्रिएंट की सॉल्युबिलिटी है वो कम होगी, और माइक्रोबियल एक्टिविटी भी कम होगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है यहाँ कम देखने को मिलेगी, तो ये प्लांट्स के लिए अच्छी नहीं होती ये सोयल जो है वो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिएंट कंटेंट की। तो न्यूट्रिएंट कंटेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एज वी कैन सी
कि अलग अलग जो टाइप की जो सोइल्स होती हैं उनमें अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। लो न्यूट्रिएंट्स की सोइल्स जो होती हैं जनरली वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में जो है वो देखने को मिलती हैं, और एज अ रिज़ल्ट वहाँ क्योंकि रेनफॉल ज़्यादा होती है तो रेनफॉल के कारण लीचिंग जो है हो जाती है, और जो सोइल की टॉप लेयर होती है वो बहकर दूसरी जगह चली जाती है। एज अ रिज़ल्ट वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है। मीडियम न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो फॉरेस्ट हमारे हैं उनके अंदर क्या होता है, जो है मीडियम जो है न्यूट्रिएंट वाली जो सोयल है वो देखने को मिलती है। मैक्सिमम फॉरेस्ट इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएंगे। और हाई न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं इन एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स के अंदर। तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स में आपको हाई ह्यूमस जो है वहाँ पर ज़्यादा रहेगी, और ये जो है वो रेनफॉल जो वाला एग्जाम्पल है वो यहाँ जो है वो आएगा। सो ये भी जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज़ द बायोटिक फैक्टर्स। अब बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो कि लिविंग फैक्टर्स होते हैं। अब इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट आ जाता है जो कि हमने जो है यूजी लेवल में हमने काफ़ी बार पढ़ा है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ट्रॉपिक लेवल। जैसा कि हमने जो है इकोलॉजिकल नीश जो है वो उसका टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था कि फीडिंग जो एरिया होता है उसे ही हम नीश कहते हैं। तो जस्ट लाइक दैट फीडिंग हैबिट जो होती है किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की, हम उसे ट्रॉपिक लेवल से डिनोट करते हैं। बायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स में ही अरेंज रहते हैं। ट्रॉपिक लेवल जनरली क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिनमें सेम फूड स्टाइल है या फीडिंग हैबिट है, उनको उनका एक अरेंजमेंट होता है, और ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लेकिन उनका इकोलॉजिकल रोल जो है वो सेम रहता है। तो वो ये कंसेप्ट जो है जनरली यहाँ पर आता है। ट्रॉपिक लेवल का जो है अलग अलग जो है लेवल है, जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की, सो उसमें प्रोड्यूसर जो है वो आते हैं जिन्हें ऑटोट्रॉप कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी है, जितने टाइप की ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि सनलाइट को यूज़ करके और फोटोसिंथेसिस की जो है एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में जो है जनरली रखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है दैट इज़ द सेकेंड लेवल, ओके, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, जिसमें हमारे आते हैं हर्बीवोर्स, या जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर के लेवल में रखते हैं। मेजरली हर्बीवोर वर्ल्ड वाइड अगर जो हैं वो कौन है, वो इंसेक्ट्स हैं। तो पॉपुलेशन साइज़ जो होती है इंसेक्ट्स की, उनको कंट्रोल किया जाता है उनके प्रेडेटर के द्वारा। थर्ड ट्रॉपिक लेवल की अगर मैं बात करूँ तो वो आ जाता है आपका कार्निवोर लेवल, या फिर जिसे कि सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये हर्बीवोर्स पर फीड करते हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी जो है हर्बीवोर्स की जो है वो बनी रहे, ज़्यादा या कम ना हो। एंड एट लास्ट ओमनिवोर्स जो है वो उनका कोई एक स्पेसिफिक जो है फिक्स्ड ट्रॉपिक लेवल जो है जनरली नहीं है, ठीक है। या तो इनकी फॉर एग्जांपल ह्यूमन, तो इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, ये किसी भी ट्रॉपिक लेवल पर फीड कर सकते हैं। हावेवर ये क्या है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल की पोजीशन कभी भी ऑक्यूपाई नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स नहीं बन सकते, ये अपना जो फूड है उसकी सिंथेसिस खुद नहीं कर सकते, ठीक है। और ओमनिवोर की एक खास बात और है कि ये क्या करते हैं, ये एक प्रेडेटर की तरह काम करते हैं फॉर एवरी ट्रॉपिक लेवल। सो ओमनिवोर जो है वो क्या करता है, हर एक ट्रॉपिक लेवल पर बायोडाइवर्सिटी को कंट्रोल करने का काम जो है वो करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारे आते हैं अन इम्पोर्टेंट वन, जो कि है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, किसी भी इकोसिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका भी कोई फिक्स ट्रॉपिक लेवल नहीं है, नो फिक्स्ड ट्रॉपिक लेवल। और ख़ास बात इनकी क्या है जो कि हम देखने वाले हैं, दैट इज़ अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, हाई टेम्परेचर है कहीं पर लिमिटेड, ओके, तो वहाँ पर क्या होता है कि डिकम्पोजिशन सबसे ज़्यादा हाई होता है। डिकम्पोजिशन जो है ट्रॉपिकल रीजन जो हमारा होता है अर्थ के ऊपर, जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, इक्वेटर के आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी इनका जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब डिकम्पोजर्स को जो है वो 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड किया गया है। 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स जो है वो इनके देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, जस्ट इन केस हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो है वो हमारा आ जाता है क्या, सैप्रोफाइट्स, जो कि डेड प्लांट्स पर फीड करने का काम करते हैं। सेकंड जो हमारा आ जाता है वो आता है कोप्रोफेजेस, जो कि एक्सक्रीटरी मैटर पर फीड करते हैं। थर्ड वन जो है उन्हें कहा जाता है नेक्रोफेजेस। नेक्रोफेजेस जो होते हैं वो किस पर फीड करते हैं, वो जितने भी आपके डेड एनिमल्स हैं उन पर फीड करने का काम करते हैं। जियोफेजेस अनदर इम्पोर्टेंट टाइप जो है डिकम्पोजर्स का आ जाता है। जियोफेजेस जो है वो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है उसके ऊपर फीड करते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड
हमने जो है वो सेप्रोफेजेस के बारे में डिस्कस कर लिया है, हमने जो है टाइप्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं. सो या दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल द एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स जो कि हमने आज जो है वो डिस्कस किए हैं, जिसके सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस और जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ये अफेक्ट करते हैं प्लांट्स और एनिमल का, वो हमने डिस्कस किया है. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर मेरी वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. इससे जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है. वीडियो सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगी वन बाय वन जो है. लेटर ऑन मैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंड आल्सो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो भी लेकर आऊँगी. सो प्लीज़ कीप टिल देन कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.